और महाराणा पर मैं क्या लिखता। इतनी बड़ी कलमों ने पंडित नरेंद्र मिश्र ने, श्याम नारायण पांडे ने अद्भुत कविताएं लिखी। मैंने उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक पर एक कविता लिखी है। आपकी तालियां मिले तो मैं वो कविता आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। बहुत अद्भुत कविता है। वाह भैया। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। अब जिस भावना का ये कार्यक्रम है उस मन में आ जाओ दोस्तों, क्योंकि ये कविता नहीं है मेरी अर्चना, मेरी पूजा, मेरी साधना, मेरी यज्ञ की आहुति है। और आप भी जिस भावना के साथ बैठे हो, मैं दावा करता हूं कि एक एक पंक्ति उसी भावना से जुड़ी होगी। अगर आपका रेस्पॉन्स कमजोर हुआ तो सुनाने में हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। कविता तो वही है जो हजारों लाखों की भीड़ में तालियों का महोत्सव करवा देती है। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, बहुत छोटा सा कवि हूं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मन भर के जाऊंगा। स्वागत है बेटा, पढ़ो। सुनना। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध निवेदन करता हूं, एक अंतर खड़ा करता हूं। हिंदुस्तान में बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध अन्य युद्धों से कैसे अलग था, बस मन के साथ सुनना। स्वागत है। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। अच्छा है। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। अरे चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। बहुत बढ़िया, सुंदर आप लोग। मंच का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, निवेदन करता हूं सुनना। आ जाए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। दोस्तों, नदी बनास एक नदी का नाम है जो कुंभलगढ़ में, राजस्थान में कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। इसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब थोड़ा कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार मुगलिया सेना को पटक कर मारा। फिर भी इस देश में उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वालों ने लिखा, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। मुझे पीड़ा है इस वाक्य से और आज आपका समर्थन मांगता हूं। इस हिंदुस्तान में युद्ध कला के मामले में, रण कौशल के मामले में, वीरता के मामले में, देश प्रेम के मामले में, स्वाभिमान के मामले में कोई एक शख्स ग्रेट था, एक शख्स महान था, तो वो तुम्हारा अकबर नहीं, हम सबका हीरो महाराणा प्रताप ग्रेट था। उसकी कविता निवेदन करने चलता हूं। पढ़ो अंजाम। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कहां बैठे हैं राणा को चाहने वाले, कहां बैठे हैं चेतक को चाहने वाले, कहां इस देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने की ऊर्जा और तेजस्विता लेते हुए मैं परीक्षण करता हूं। कविता का पहला बंद निवेदित करता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। कौन थे राणा प्रताप? भाई साहब जरा आप मुखातिब होकर के सुनेंगे तो आनंद आएगा। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था।
ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह स्मरण में है भाई साहब आप लोगों के, या विस्मरण हो गया? राम कुमार वर्मा ने एक एकांकी लिखी दीपदान। मैं जब कक्षा 9वीं में पढ़ता था तब से मेरे जेहन में वो नाम है। इसी उदय के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले कल में उदय सिंह के मार्फत कोई राणा पैदा हो जो जब पूरे भारत पर हरा झंडा फहरा रहा हो तब मेवाड़ पर हमारा भगवा फहराता रहे। इसलिए उस पन्ना धाय के लिए आप कीजिए एक बार तालियां उठा करके दे दीजिए। बहुत अच्छे। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। ये आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। एक बड़ा नाम लेने जा रहा हूं मेवाड़ के इतिहास का और आपकी श्रद्धा की तालियां देखना चाहता हूं। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। ऐसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। भोपाल की धरती पर खड़ा हूं, कालिदास का नाम लिया गया, तुलसीदास का नाम लिया गया। कविता की एक भाषा आपके सामने रखता हूं। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी अच्छा, अपने वाले के साथ खूब जोर से बोलते हो हैं? हम दूसरे प्रदेश से आए तो हमारे साथ नहीं बोलोगे? एक बार हमारे साथ भी इसी मन के साथ बोलो भारत माता की। अगला बंद निवेदित करता हूं, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य है। आचार्य मम्मट ने अपने व्याकरण शास्त्र में लिखा कि अगर शब्दों की ध्वन्यात्मकता के माध्यम से तलवारें चमकती हुई महसूस हो जाएं तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। अच्छा लिख रहा है। छोटी सी कोशिश मैंने किया, आपके हृदय तक पहुंच जाए तो बता देना मुझे। स्वागत है, पढ़ो बेटा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे। दोस्तों, उड़ीसा में पढ़ने गया, भुवनेश्वर में, वहां हिंदी ठीक से समझते नहीं है लोग, लेकिन अस्त्र शस्त्र की इन आवाजों के साथ क्या झूम के तालियां बजाई उड़ीसा वालों ने। आज तो हिंदी बेल्ट में हूं, मैं एक प्रयास फिर करता हूं, तालियों की ताल देना इन आवाजों के साथ। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों का घंटा टन टन, हाथी का घंटा घन घन, और सिर कटकर गिर जाते थे। अब अगर भोपाल नहीं खोला, अरे दादा, हेलो सरकार, एक 5 मिनट का समय दे दो, बस 2 मिनट बैठो, बस कोई बात नहीं, निवेदन करता हूँ। जाने दे। अच्छा, ठीक है, वहां बैठ जाइए, वहां ठीक जगह। कोई जाने दे, कोई बात। ओके, पढ़ो। सिर कटकर गिर जाते थे। बीते दिनों डॉक्टर कुमार विश्वास ने राजस्थान में बुलाया, उदयपुर में एक होटल में रुके थे हम लोग। दिन में निकल गए भाई साहब बाहर, एक मंदिर
देखा जिसमें दो बेटे एक साथ बैठे हुए एक घोड़े के ऊपर। मैंने पूछा, भाई साहब ये कौन से देवता हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होते? उन्होंने बताया कि ये कल्ला राठौर और जयमल राठौर हैं। आपकी तालियों ने बता दिया कि इतिहास तो मेवाड़ का जानते हो, आप तालियां जरूर कम बजा रहे हो। जयमल के पैर में गोली लगी, कल्ला ने अपने कंधों पर बैठा करके युद्ध लड़ा। मुगलिया सेना ये देखकर हतप्रभ थी कि ये कौन से देवता हैं जो राणा की तरफ से लड़ रहे हैं। मैं ये उस मंदिर को देखकर गौरवान्वित हुआ। मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां सिर्फ अपने भगवानों और देवताओं को ही नहीं, अपने बलिदानी बेटों को भी मंदिर में बैठाकर पूजा करते हैं। मैं उस भारत का रहने वाला हूं। मैं समझ गया, इधर बैठे हो। निवेदन करता हूं अगली पंक्ति पर इधर से अगर आवाज ना आई तो मैं अपना आसन पकड़ लूंगा, कविता बंद कर दूंगा। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, चित्र देखना, सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था। नौजवानों तैयार रहना, जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। बहुत अच्छा सुन रहे हो, प्रणाम करता हूं। जिस ओर निकल जाता चेतक, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब चेतक को ला रहा हूं हल्दी घाटी से भोपाल, महसूस हो जाए तो इस बार सर्वाधिक तालियां। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। आ रहा चेतक, टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती। चेतक दिखता थोड़ी ना था, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। दोस्तों, इस कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ रहा हूं, और इसलिए पढ़ रहा हूं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होना पीछे लिखा है। पूरी हिम्मत के साथ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि रामलला के मंदिर का फोटो लगा हुआ है। पूरे हिम्मत के साथ इसलिए पढ़ रहा हूं कि चैत्र प्रतिपदा के दिन कार्यक्रम है। मेरे अंदर भी हिंदुत्व और सनातन का ज्वार है। मैं पूरी हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूं भोपाल, लेकिन एक याचना है, एक गुजारिश है। जिस हिम्मत के साथ आपका बेटा पूरे हिंदुस्तान में ये पंक्तियां पढ़ के आया, इलाका चाहे हिंदी बोलने वालों का हो, अंग्रेजी बोलने वालों का हो, उर्दू बोलने वालों का हो, मैंने पूरे हिम्मत के साथ पढ़ा है। आज अपने परिवार के बीच पंक्तियां रख रहा हूं, देखता हूं कितना विस्फोटक साथ देते हो आप। हल्दी घाटी के युद्ध का अगला दृश्य, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। कविता की भाषा सुने और समर्थन करें। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। अरे बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलिया सेना में एक सेनानी था, उसका नाम था बहलोल खान, 8.5 फुट लंबा। विधायक जी, सनातन के 2 माह, 3 माह, 5 माह, 1 वर्ष के बच्चों को
को देखता था तो मोटे मोटे करतलों में अब खोपड़ी दबाकर चकनाचूर कर देता था। अकबर को यह अहंकार कि इस योद्धा से भारत का कोई सेनानी जीत नहीं सकता, हमारे राणा के सामने फंसा रण क्षेत्र में। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। दोस्तों तालियां रोक के रखना। 6वें मिनट में अपने घोड़े से छलांग लगाई, अपनी तलवार का एक प्रहार ऐसा किया, बहलोल का सिरत्राण कवच कटा, माथा कटा, मुंह कटा, धड़ कटा, और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर रण क्षेत्र में पड़े थे। उस राणा के लिए तालियां कमजोर हैं। राणा की जय ऐसे कभी नहीं बोलते। आज किस मंच पर हैं? पूरा पंडाल एक साथ देना, आधा मैं बोलता हूं आधा आप बोलना। जय शिवा सरदार की, है महाराणा प्रताप। आवाज फिर कमजोर, इधर वाले तो जैसे किराए से आए हैं। जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की। भैरव बन गया त्रिशूल और 2 धारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल बर्छी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अगली पंक्ति पर आपका यौवन जागे। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। ये जो कहते थे ना कि अकबर की राणा की सेना से कोई जीतेगा नहीं, एक पंक्ति अजय अंजाम पढ़ रहे हैं, आकाश भर तालियां 3 सेकंड तक दोनों हाथ उठाकर बजाना। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक यलगार बोलते वो तलवार पार हो जाती थी। जब तक यलगार बोलते वो तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। अभी तक आपको ठीक सा श्रोता बनाने की कोशिश की, अब आपको कवि बनाने की कोशिश करता हूं। आधी पंक्ति मैं बोलता हूं, आधी पंक्ति भोपाल मेरे साथ बोलेगा। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। क्या अद्भुत सुन रहे हो आप? जो यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। आपसे बेहतरीन तो ये बेटियां सुन रही हैं, इनकी तालियां, इनकी आवाजें, इनके रेस्पॉन्स। एक बार आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। अरे बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। अरे जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी, और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। तब कहता हूं मुगलों की अभिमानी घुड़की जो यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अब एक बार फिर आपकी तेजस्विता मांगता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। दोस्तों कविता का अंतिम बंद निवेदित कर रहा हूं। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबको साक्षी मानकर कहता हूं, यहां तक की कविता मैंने पेन की स्याही से लिखी। ये अगला बंद मैंने आंसुओं से लिखा है। स्वागत है। निवेदन करता हूं और मन में कहीं उस शहीद होते, उस शहादत होते, बलिदान देते चेतक के प्रति मन में करुणा का भाव आ जाए तो तालियों के साथ विदा कर देना। आखिरी 10 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूं। राणा के प्रबल प्रहारों का
न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला मानसिंह, राणा के सबसे बड़े दोस्त। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, मेवाड़ के सबसे बड़े देवता झाला मानसिंह ने तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। दोस्तों, घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन कवि को यह छूट है कि अगर बोलता तो क्या बोलता ये लिख सके। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता। अद्भुत सुन रहे हो भोपाल वालों, क्या मांगा चेतक ने? एक वाक्य, बस एक याचना है स्वामी। क्या बात है। बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, अंतिम 3 पंक्तियां विदा कर देना जो उत्साह के साथ अपने सोफे तक की यात्रा कर सकूं। चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। अरे चेतक, तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। हम वीर रस के कवियों पर यह आरोप लगता है कि अगर चीख के कविता ना पढ़े, चिल्ला के कविता ना पढ़े तो तालियां ना कमाएं। आज अजय अंजाम रामेश्वर शर्मा जी के इस पावन मंच पर खड़े होकर सबसे कमजोर आवाज में आगे की आधी पंक्ति पढ़ेंगे और दावा करता हूं कि भोपाल सबसे बड़ी तालियां राणा के दिए हुए उस वचन पर बजाएगा। बस सुन लेना। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। पंच पांडव, आखिरी पंक्ति है, बस विदा कर लो अपने कवि को। चेतक, सांस की आवाज पर देखो।
कहानियां आती हैं। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा।